अरे यार ये कैसे है? ये खुल क्यों नहीं रहा है? आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स रह गया है थोड़ा सा, है ना? तो इसको अभी पीपीटी तो मैंने लगवा दी है, मगर पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं। पेन कहाँ है? ये मिल गया। लास्ट क्लास का टॉपिक बताइए, कहां तक पहुंचे हम लोग? हीट ऑफ सब्लिमेशन बता दिए। हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब बम कैलोरीमीटर आपको बताना। बम कैलोरीमीटर नहीं पता है ना? बम कैलोरीमीटर किरचॉफ इक्वेशन, है ना? ठीक है, तो पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। आई थिंक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। आप सभी लोग थर्मोडायनेमिक्स की असाइनमेंट लगाना शुरू कर दो। एमपीएस भी दे दिया है, आरपीएस भी दे दिया है। टोटल मिला के 250 क्वेश्चन के आसपास होंगे। आप उनको करिए। उनको करने के बाद हाँ दे तो दिया है, ग्रुप पे डाल दिया, कल डाल दिया था मैंने। और मंडे को केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन होगा, वो ऐप पे जो हम लोग करते हैं 8 से लेके 11 बजे तक। तो केमिकल काइनेटिक्स के हम लोग 50 से लेके 70 क्वेश्चन तक करेंगे। फिर ट्यूसडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और वेडनेसडे को आपको आंसर की मिलेगी। इन सभी चीजों को आप स्टोर भी करते रहें, एक फोल्डर बना लें अपने मोबाइल में और इनको एक जगह पर डालते रहें, क्योंकि कुछ समय बाद इतनी सारी चीजें हो जाएंगी और फिर वो ऊपर नीचे हो जाती है तो मिलती नहीं है। तो आप एक फोल्डर बना के डालते रहें और उनमें सर्किल करते जाएं जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको सर्किल करते जाओगे तो दूसरे तीसरे राउंड में जब आप रिवीजन करोगे तो उन्हीं का करोगे ना। आते हुए क्वेश्चन का रिवीजन थोड़ी किया जाता है। जो आ गया एक बार उसका रिवीजन नहीं करना है, उसका तो टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है कि हम मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, टेस्ट एआईटीएस दे रहे हैं, उससे प्रैक्टिस हो रही है। जो नहीं आया है, जो हम गलत कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। हेडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, बम कैलोरीमीटर। अब ये क्या होता है, किस काम में आता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो जरा गौर से समझिएगा कि ये किस काम में आता है और किस तरह से काम करेगा। ठीक है, देखो, सभी बच्चों को बस एक ही काम करना है कि इस पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो देखना है और किस तरह से चलता है वो देखना है। देखो यार, बम कैलोरीमीटर कुछ नहीं है। आपने कहा हीट ऑफ कंबशन पढ़ी, आप लोगों ने हीट ऑफ कंबशन पढ़ी थी ना? अब हीट ऑफ कंबशन को मेजर कैसे करोगे भाई? ये बात तो ठीक है कि एक मोल को जलाएंगे, जो हीट निकलेगी वो हीट ऑफ कंबशन है। तुमको कैसे पता चलेगी हीट कितनी निकलेगी? हम लाओ एक मोल अभी यहाँ कागज जलाते हैं, एक मोल कागज जलाने से कितनी हीट निकली हमको कैसे पता चलेगी? तो कोई ना कोई एक ऐसी, है ना, इंस्ट्रूमेंट होगा जो इसको मेजर करता होगा। यही भाई है ये कैलोरीमीटर। क्या मेजर करता है? हीट ऑफ कंबशन को मेजर करता है एक्सपेरिमेंटली कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का काम क्या होता है? सबसे पहले ये, वो क्या मेजर करता है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि कैलोरीमीटर एक कंटेनर होगा और कंटेनर होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो भी गैस निकलेगी या जो भी हीट निकलेगी उस वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि कैलोरीमीटर क्या करता है? इट इज मेजर, इट इज मेजर हीट ऑफ कंबशन। क्या मेजर करता है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वैल्यू, एट कांस्टेंट वैल्यू। जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का काम है हीट ऑफ कंबशन को मेजर करना। आ? नहीं,
इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को बोलते हैं इंथैल्पी चेंज, है ना? तो कैलोरीमीटर क्या करता है? कैलोरीमीटर हीट ऑफ कंबशन को मेजर करता है। कौन सी हीट को? कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को। ध्यान रखना, यदि कैलोरीमीटर में कोई हीट रिलीज हो रही है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होगी। उसमें वही कंफ्यूजन आएगा जो इस बच्चे को आया था। वो क्या करेगा, उसको डेल्टा मतलब कांस्टेंट प्रेशर की मान के डेल्टा एच बोल देगा। क्वेश्चन में दिया गया हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन कैलोरीमीटर इज दिस। तो अब ये हीट को क्या लिखे? डेल्टा एच लिखे, डेल्टा यू लिखे या क्यू लिखे? क्योंकि हीट एक जर्नल फॉर्म है। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को डी यू। तो यदि हीट रिलीज हुई तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो या तो बच्चा उसको क्यू मानता है या डेल्टा एच मान लेता है, जबकि वो डी यू है। इसीलिए ये बात लिखा रहा हूं। ऐसा क्यों लिखा रहा हूं? इसीलिए लिखा रहा हूं जैसे गलती ना हो। तो वो तो क्वेश्चन उसने पहले पूछ लिया, नहीं तो ये खुद मैं बताता। तो देखो, कैलोरीमीटर का सिर्फ इतना काम है। क्या काम है? हीट ऑफ कंबशन को मेजर करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को मेजर करता है, मतलब QV को मेजर करेगा। और QV को ही क्या कहोगे? DU कहोगे। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज DU, है ना? डेल्टा एच को मेजर नहीं करता है, ध्यान रखना। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर सिर्फ DU को मेजर कर पाता है। डेल्टा एच कैसे मेजर किया जाएगा अभी सिखाऊंगा। अब बात आई करता कैसे है। तो देखो जरा, इसका फिगर बनाता हूं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले मैंने बनाया एक कंटेनर बड़ा, ये देखो। इस कंटेनर की खास बात है, ये इंसुलेटर है। वॉल कैसी है? इंसुलेटर वॉल है। यदि इंसुलेटर वॉल है तो तुम समझ गए, इस वॉल के बाहर ना हीट जाएगी और ना ये वॉल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? अच्छा, इसके अंदर मैं एक और कंटेनर रख देता हूं छोटा सा, ये देखिए। और इसके अंदर एक चीनी मिट्टी की कटोरी रख देते हैं। चीनी मिट्टी की कटोरी को साइंस की लैंग्वेज में क्रूसिबल बोला जाता है। क्रूसिबल, क्रूसिबल। हाँ, वैसे चीनी मिट्टी की कटोरी है जो आप घरों में देखते हो। चीनी मिट्टी की ना मिले तो मिट्टी की ले लो, ठीक है? कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम रख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमें जलाना है। जिसको जलाना है उसको रख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली हम लोग जो कंबशन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पढ़ रहे हैं। कभी बेंजीन जलाते हैं, कभी मीथेन जलाते हैं, कभी इथाइल अल्कोहल जलाते हैं। अब बात है जलाओगे कैसे? तो यार यहां पर हम जलाएंगे कैसे? तो हम जलाने के लिए यहां लेते हैं फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बर्निंग करते हैं। जो काम आपका माइक्रोवेव, ठीक है, ये सब करते हैं। वो जो एक और आता है ना खाना बनाने के लिए, इंडक्शन। तो देखो यहां पर हम इलेक्ट्रिक बर्निंग करते हैं। ये फिलामेंट है, ऐसे यहां पर ज्वाइंट बना हुआ है, सोल्डिंग है जैसे बल्ब में होती है। ये देखो, ये वायर है, ऊपर गया है अपना। अब ये छोटा वाला कंटेनर, ये बड़ा वाला कंटेनर, और उसके बीच में भर रखा है पानी, जैसे कुकर है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दाल चावल एक साथ बना देते हैं, है ना? कुकर में दाल बनाते हैं और उसके अंदर किसी बर्तन में चावल रख देते हैं, है ना? हाँ, उसी में आलू रख दो, ठीक है? तो दोनों चीजें एक साथ बन जाती हैं, तीनों। ये मुझे कैसे पता था? मेरा एक दोस्त था, तो बदायूं, बदायूं यूपी और बिहार के बॉर्डर के आसपास कहीं है, गोरखपुर के आसपास है ना? तो बदायूं का था। तो मैं सिर्फ चाय बना लेता था उस जमाने में। ये मैं बता रहा हूँ 2007 या 6 की बात, जब मैं कोटा गया था पढ़ाने। तो मैं सिर्फ चाय बना पाता था। वो टैलेंटेड था, वो चाय के साथ ये भी बना लेता था, चोखा और खाना, इसको क्या बोलते, दाल चावल और वो आलू का चोखा, बढ़िया बनाता था, सादा एकदम। तो उसका काम होता था संडे को ऑफ रहता था, संडे को वो बनाना है, ठीक है?
तो वो इसी तरह से बनाता था। काम वाली आती थी, मगर काम वालियों का काम क्या है कि वो सब बहुत ज्यादा तेल मसाले डालते हैं और वो हजम होता नहीं था उसमें, मतलब मजा नहीं आती थी, टेस्ट नहीं आता था। मगर वो बहुत सही बनाता था कि दाल बनाएगा, चावल बनाएगा और वो चोखा बना देगा। ठीक है, तो हम लोग संडे का फिक्स है कि यही खाना है। उसका काम था ये बनाना, क्योंकि वो बना लेता था, मैं बना नहीं पाता था। ठीक है, और बहुत मस्त बना। तो तब मुझे पता चला, अच्छा यार ये तीनों चीज एक साथ भी बन सकती है। तो वो अपना इस सिस्टम में ऐसे करके बना देता था। तो डिट्टो उसी तरह का ये काम है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। चिकन? अच्छा, नहीं यार, चिकन और चावल एक साथ नहीं बन पाता होगा, क्योंकि चावल को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए और चिकन में तो बहुत टेम्परेचर लगता है शायद। नहीं? अच्छा, चिकन में तो बहुत टाइम लगता होगा, है ना। चावल तो एक ऐसी चीज है, फिर मैं भी सीख गया। तो अब मेरा फेवरेट है, जब कोई नहीं रहता है तो मैं वही बनाता हूँ, क्योंकि वही बनाना आता है, उसमें कुछ करना ही है, डालो कट्टे से तैयार। तो मैं, कोई नहीं होगा तो मैं दो ही चीज बनाता हूँ, फिर मेरा फेवरेट दाल चावल ही हो जाता है। क्यों, एक तरफ वो चढ़ाओ एक तरफ वो चढ़ाओ, उनमें दोनों में कुछ करना ही नहीं होता है। दाल डाल दो, पानी डाल दो, नमक डाल दो, जो कुछ डालना हो डाल दो, उधर चावल लगा दो, बन गया, आराम से खा लो। तो जब घर में कोई नहीं होता है, अकेला फंस जाता हूं मैं, तब यही। एक दिन तो अकेले क्या हुआ, मैं और लव कुश फंस गए। अब बच्चों को थोड़ी दाल चावल अच्छे लगते हैं, तो यार वो रहता फैलाए पड़े कि नहीं ये तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, खाऊंगा नहीं। थोड़ा बहुत खाया, फिर मैंने कहा यार ये बाहर की चीजें नुकसान करती हैं, थोड़ा बहुत खा लोगे, बिस्किट इस्किट ये सब। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या खाओगे, और उन्होंने कहा आलू का पराठा खाऊंगा। मैंने कहा यार इनको और कुछ नहीं मिला। वही 9-10 बजा था रात में। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा बनाता हूँ। तो मैंने आलू आलू उबाले, पूरी ताकत के साथ मेहनत के साथ बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो रायता फैलना चालू हुआ, सारी आलू एक ही जगह पूरे पराठे में, और बाकी जगह आलू ही नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं काम बनेगा, एक तो बिगड़ गया, मैंने उसको किनारे लगाया। ठीक है, मैंने कहा ऐसे नहीं काम बनेगा। फिर मैंने क्या किया, पहले एक रोटी बेल दी, उसमें मैंने ऐसे ऐसे करके टिक्की बना के चिपका दिया सब जगह। छोटी सी इधर लगाई, छोटी सी इधर लगाई, छोटी सी इधर लगाई, फिर उन सबको ऐसे ऐसे मिला दी। उसके ऊपर एक और बना दी, और फिर ज्वाइंट मार दिए। ज्वाइंट मार के लगा दिए मैंने। अच्छा, ऐसे मैंने 2-3 बना दिए किसी तरह से। अब वो भी बेचारे काफी भूखे होंगे, तो उनको भी बड़ी मजा आई, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार मजा नहीं आ रही इसमें भी। मगर मैंने कहा ठीक है, उन लोगों को ठीक लगा कि नहीं नहीं ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो खाते हैं। तो वो इतनी मेहनत का काम था कि यार मेरे धुआं निकल गए 3-4 घंटे में, मतलब 2 घंटे में मैं 2 पराठे 3 पराठे बना पाया। ठीक है, मैंने कहा बड़ा मेहनत का काम है यार ये। तो ये है, तो जो जिस काम को कर पाता है वो तो ऐसे कर लेता है चुटकियों में, और जो नहीं करता है उसको बहुत टेंशन होती है। तो मैं सीख पाया कि हाँ यार, पराठे बनाना ही मेहनत का काम है। तो ये, हाँ, मगर आप लोग यदि बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा काम है। ठीक है, कर लेना चाहिए। चलो अब हम पढ़ाने पे आते हैं। तो ये दाल चावल वाला ही है, ये एक कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर है उसके अंदर, और उसके अंदर ये रखा है। अब मैंने क्या किया, इसके चारों ओर पानी भर दिया ऐसे। ये देखो, इस तरह से मैंने पानी भर दिया है चारों ओर, और ये हमारा सिस्टम तैयार हो गया। अब जरा गौर समझिएगा, हमने किया क्या, हमने हाइड्रोकार्बन को जलाया। अब बर्न करोगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकलेगी। अब वो हीट किसको किसको मिलेगी, एक तो कैलोरी मीटर को मिली, इसी को कहते हैं, ये जो कंटेनर है ना, ये कंडक्टर होता है, और इसी का नाम रखा जाता है बम कैलोरी मीटर। ये जो छोटा वाला कंटेनर है। अब जरा देखो, जो हीट निकलेगी कैलोरी मीटर को मिलेगी, और कैलोरी मीटर की वॉल कंडक्टर है, फिर पानी को मिलेगी। पानी से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि लास्ट वाली वॉल इंसुलेटर है। तो जितनी भी हीट रिलीज हुई वो कहां कहां जा रही है, कैलोरी मीटर को मिल रही है और वाटर को मिल रही है। और फर्स्ट लॉ कहता है हीट नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट रिलीज हुई वो हीट मिली जाके कैलोरी मीटर को,
और फिर मिली जाके वाटर को। अब देखो, जब हीट मिलेगी तो इसका टेम्परेचर कुछ पहले कुछ और रहा होगा, और हीट मिलने के बाद कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं? सेम टेम्परेचर तो रहेगा नहीं। और कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक जीरोथ लॉ अप्लीकेबल रहेगा। हायर इन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट जाती रहेगी, एक समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसका और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले वाटर का टेम्परेचर T1 था, हीट मिलने के बाद उसका T2 हो गया। तो अब ये हमारे पास आई, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है, गौर से सुनिए। जब इसको और सॉल्व किया जाएगा तो ये निकल के आएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, जिसको भी जलाओगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, जिसको भी आप बर्न कर रहे हो। ये निकल के हमारा आएगा फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो हीट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दी जाएगी, टेम्परेचर चेंज दिया जाएगा, मॉलिक्यूल का नाम बताया जाएगा। इस फार्मूले से डेल्टा एच नहीं निकलेगा, डीयू निकलेगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकलेगी। ठीक है। अब बच्चों ने कहा सर मान लो वो इंथैल्पी चेंज पूछता है तो निकालेंगे कैसे? फिर इससे तो डीयू निकल के आया है, तो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब जरा गौर से समझो, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक मिनट समझिएगा। आपको पता है कंबशन में क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, तो जब कंबशन में रिएक्शन होगी तो फिर हम उस पर बाद ये फार्मूला लगाएंगे, ये देखो, इससे डेल्टा एच निकलेगा। डेल्टा यू आपने यहां निकाल लिया, है कि नहीं? अब किस टेम्परेचर पे कंबशन हो रहा है वो देगा, तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, और साथ साथ में डेल्टा एनजी कैसे मिल जाएगा? क्योंकि कंबशन रिएक्शन आप खुद लिख लोगे, मैं अभी एक क्वेश्चन भी दूंगा, कंबशन रिएक्शन आप खुद लिख लोगे। तो कौन से पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन करते समय, जिनमें हम गलती करेंगे? तो हम गलती कहां कहां करते हैं? पहला पॉइंट, बच्चे इसको डेल्टा एच समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि डेल्टा एच गिवन है, और जबकि ये डेल्टा एच नहीं गिवन है, डेल्टा यू गिवन है। यदि वो क्वेश्चन में कहता है कि इथाइल अल्कोहल को मैंने बम कैलोरीमीटर में बर्न किया और इतनी हीट रिलीज हुई, तो अब प्रॉब्लम है कि उसको हम क्या माने, जो हीट रिलीज हुई है उसको क्यू माने, या डीयू माने, या डेल्टा एच माने? तो हमेशा क्या है, वो डीयू है, या कह सकते हो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो कहे या ना कहे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट मेजर होती है। फिर डेल्टा एच पूछ रहा है तो निकालेंगे कैसे? तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो दो तीन बातें याद रखनी है, और ये हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, वो आपको दिया जाएगा या दिख जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट का नाम, कंपाउंड का नाम देगा तो मॉलिक्यूलर वेट दिख जाएगा हमें, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। अब जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे आप इस चीज को समझ पाए। देखिए, मैंने आपको कहा, ठीक है, 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल बर्न इन बम कैलोरीमीटर, and rise of temperature of water is 2 degree centigrade at 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट
what amount of heat release in कैलोरीमीटर। साथ में आपको दिया है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 1.5, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मैंने ऑप्शन लगा दिए, -100 किलो जूल निकल रही है, ठीक है, -57 किलो जूल निकल रही है, -23.7 किलो जूल निकल रही है, और डी, इनमें से कोई नहीं निकल रही है, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको यह पकड़ना है कि पूछ क्या रहा है। कैलोरीमीटर में जो हीट रिलीज हो रही है क्या है, हीट रिलीज एज कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये डीयू निकल रहा है या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल रहा है कि नहीं। अच्छा, तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम हमसे ये पूछ रहे हो, हमने फार्मूला चिपका दिया, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डेल्टा टी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। अब आपने वैल्यू डाल दी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू 1.5। अब देखो यहां गलती कर सकते हो, ये टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस कभी केल्विन में नहीं बनाया जाता है, केल्विन में दिया है तो केल्विन में रख दोगे, सेंटीग्रेड में दिया है तो सेंटीग्रेड में। एब्सोल्यूट वैल्यू में 273 जोड़ना है, जरा ये चेक करो, डिफरेंस है। राइज ऑफ टेम्परेचर इन वाटर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब ये क्या दिया है, डेल्टा टी दिया है, तो ये डायरेक्ट 2 रखा जाएगा। अब इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 46, मैंने इसी तरह से डाटा दिया था कि कैलकुलेशन इजी रहे। अब ये क्या है, ये और ये कट गया, ये हट गया, तो ये कितनी आई, 30, ठीक है। अब ये किसमें है, अब यूनिट क्या आएगी, जूल। अब जरा देखो, नहीं किलो जूल नहीं आएगी, जूल आएगी, इसकी यूनिट जूल बनेगी। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, जूल, तो जो हीट कैपेसिटी, भाई इसकी यूनिट में जूल आता नहीं है, इसकी यूनिट में जूल आता नहीं है, इसकी यूनिट में जूल आता नहीं है, तो जो हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी वही तो आएगी, और हीट कैपेसिटी मैंने जूल में दी है, ऑप्शन किलो जूल में दिया है, तो ये जूल आई है। अब ये जूल आई तो इसको किलो जूल बना लो, तो भाई हम लोगों ने किलो जूल बना लिया, और ये वैल्यू कैसी होगी, माइनस, क्योंकि हमेशा हीट रिलीज होगी, कंबशन प्रोसेस है, हमेशा हीट रिलीज होगी, कंबशन प्रोसेस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माइनस होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज। तो ऐसा क्वेश्चन आया ऐसा, अब मान लो वो क्या करता, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता। अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखो उसने कहा, देखिए हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन बम कैलोरीमीटर इज 100 जूल, ठीक है, 100 जूल एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि प्रोसेस की इंथैल्पी चेंज बताओ। अब पहले तो तुम्हें यह पता चलना चाहिए पूछ क्या रहा है, इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है। अब मैंने क्या लिख रखा है, हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन बम कैलोरीमीटर। अब ये जो 100 है ये है क्या, प्रॉब्लम यहां फंसती है। हीट बोला है तो बच्चा क्यों लिखता है, और क्यों लिखता है तो वो फार्मूला नहीं बना पाता है कि हम करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे।
क्योंकि यदि हम ये फार्मूला लगाते हैं, गौर सुनिए, ये फार्मूला लगाते हैं तो डी नहीं दिया है, और ये फार्मूला लगाते हैं तो डी भी नहीं दिया है, प्रेशर भी नहीं दिया है, वॉल्यूम का चेंज भी नहीं दिया है। भाई हमसे आप डेल्टा एच पूछोगे तो डेल्टा एच का कोई फार्मूला लगाएंगे? ये लगाते हैं तो भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ये लगाते हैं तो भी वैल्यू नहीं मिल रही है, और ये वाला तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर लगाएं क्या, है ना? तो यहां पे कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि बम कैलोरीमीटर में जो हीट रिलीज होगी वो डीयू है, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होती है। यदि ये पता है तो धड़ से उसका क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ दिखने लगेगा कि ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। क्योंकि किसकी बर्निंग कर रहे हो, तो बर्निंग रिएक्शन तो हम अपने आप लिख सकते हैं, कंबशन रिएक्शन, तो डेल्टा एनजी निकल आएगा। मगर जिसको मीनिंग नहीं पता है वो ये सोचता है निकाले किस फार्मूले से। हर फार्मूले में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो आपको पता है तो आपने चिपकाना शुरू किया, डीएच इक्वल टू, अब देखना यहां अभी एक और गलती करोगे भाई, ये हीट ऑफ कंबशन है तो साइन माइनस ही रहेगा, वो ऊपर लिख भी रहा है हीट रिलीज, तो हीट रिलीज लिख रहा है तो हीट का साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो कभी कभी साइन में भी लोचा कर देते हैं बच्चे। एक रास्ता है कि वो -100 दे, एक रास्ता है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, टफ करने के लिए 100 लिखे, जैसे मैंने लिखा है। जब वो हीट रिलीज कह रहा है और कंबशन में हमेशा रिलीज होगी तो वो माइनस होगी ना यार, तो मैंने माइनस के लिए यहां क्लू दे तो दिया आपको, और साथ साथ में क्लू एक नहीं दो दो है, कंबशन करा रहे हैं, तो कंबशन कब एंडोथर्मिक होने लगा, लगातार बोला एक्सोथर्मिक है। तो एक तो ये है कि हम -100 लिख दें पहले से ही, तो तुम्हारे लिए आसान हुआ, नहीं तो फिर मैंने ये लिखा तो तुम यहीं पे गड़बड़ कर दोगे। तो अब ये रख दिया। अब देखो क्वेश्चन इजी है, अब डेल्टा एनजी, तो इथाइल अल्कोहल को बर्न कैसे करोगे, बर्न करना सिखाया है ना, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन बर्न होगा तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बर्न होगा वाटर, ऑक्सीजन जलता ही नहीं है ना। अब बैलेंस करो, 2 2 6 6, ऑक्सीजन 4 3 7, 7 में से एक ये है तो 6 ये हुए। अब डेल्टा एनजी ले लो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, वाटर लिक्विड होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नहीं भी दिया है तब भी हम वाटर को लिक्विड ही मानते हैं। तो 2 -3 -1, ये आ गया -1। अब आर की वैल्यू, ये जूल में है तो आर की वैल्यू भी जूल में पड़ेगी, फिजिक्स वाले गुस्सा करेंगे, जूल से जूल ऐड होगा, किलो जूल से किलो जूल ऐड होगा, तो यदि ये जूल में है तो ये भी जूल में है, तो हम इसको 25/3 डाल देते हैं। 8.314 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम 25/3 लिखते हैं ना, फिजिक्स में लिखते होगे, तो केमिस्ट्री वालों ने वहीं से चुरा लिया है ना। और टी, टी किधर है, 300। अब कट्टम काट खेल लो, -100 और -2500 है ना, तो -2600 जूल, आंसर आ गया। तो डेल्टा एच पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, और डेल्टा यू पूछेगा तो वैसा बनाएगा, मगर वो डेल्टा यू कभी नहीं लिखता है, लिखता वो वही है, कैलकुलेट हीट रिलीज इन कैलोरीमीटर। तो बस इतनी सी डिफिनीशन है, मतलब आपको पॉइंट सिर्फ 3 ही 4 याद रखने हैं यदि आप ध्यान दो तो। एक इसका फार्मूला, एक जो हीट आएगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट आएगी, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर की यदि हीट पूछ रहा है तो ये फार्मूले से निकलेगी, ठीक है। ये कैलोरीमीटर की हीट हो गई जो देगा, डेल्टा एनजी कंबशन है तो रिएक्शन अपने आप बना लोगे, वहां से आ जाएगा टेम्परेचर वो दे देगा, और क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये वाला कम आता है, जैसे मैंने ये बताया। हाँ पूछो पूछो। डेल्टा एनजी जैसे हम लोग अभी तक निकालते हैं वैसे निकालेंगे, किसका बताया है, मतलब किसी का तो बताया होगा पहले, किसका बताया है, अचानक चेंज थोड़ी कर देंगे, साइंस है, हिस्ट्री थोड़ी है कि आज प्लासी का युद्ध चल रहा है कल हल्दी घाटी का हो जाएगा। यहां तो बस साइंस में डेल्टा एनजी जैसे निकालना बता दिया गया वैसे ही निकलेगा। आपको पढ़ाया था टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट,
माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैस का निकालते हैं तो गैस ये है ना। और ये 3-4 चैप्टर में चलेगा, अभी थर्मोडायनेमिक्स में चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा, ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा बहुत यूज होगा। तो ये 3-4 चैप्टर में चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, और यही छोटी छोटी बातें याद रखनी है। हाँ बेटे, डीयू वाला ना, डीयू वाला तो इधर है, ये वाला ना कह रहे हो फिर, इसमें -100 कैसे रखी, ये यही है ना। अच्छा देखो, हीट रिलीज हो रही है तो उसका साइन कैसा होगा, तो माइनस रख दिए, है ना। और कंबशन में जो हीट रिलीज होती है हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो माइनस साइन आएगा। ये बात मैंने पीछे ही पढ़ाई है कि कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो यदि कंबशन हो रहा है तो हीट हमेशा रिलीज होगी, और हीट रिलीज है तो उसका साइन कैसा आएगा, माइनस। हीट रिलीज जो हुआ डीयू होता है ना, क्यू होता है ना, ये कह रहे हो। अभी आपको पढ़ाया भी तो है कुछ, ये देखो, कंबशन कैलोरीमीटर में जो हीट रिलीज होती है वो कहां की होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम की होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या कहते हैं, डीयू कहते हैं। ये इंटरनल एनर्जी में पढ़ाया है। मगर मैंने आपको एक ज्ञान दिया था जब चैप्टर शुरू हुआ था कि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप छोटी छोटी चीजें मिस करोगे। तुम्हें लगेगा नहीं फार्मूला याद करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, फार्मूले से घंटा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। उस हेडिंग के नीचे जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं उनसे क्वेश्चन बनने वाला है, नहीं तो फार्मूला लग ही नहीं पाएगा तुम्हारा। तो वो हर हेडिंग के नीचे के 5 पॉइंट याद होने बहुत जरूरी है। और इतनी हेडिंग है कि वो 5-5 करके, एडिटिव प्रॉपर्टी है, 5-5 करके 70-80 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। तो अब 100 पॉइंट बच्चे को क्यों याद रहेंगे। कोई आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, अक्षय कुमार, सलमान खान थोड़ी है कि उसकी सारी हिस्ट्री याद रहे। ये तो पढ़ाई है, क्यों याद करेगा वो। तो यही रिवीजन है कि ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे पॉइंट है, और तुमसे मिस होंगे। जब पढ़ाता हूं तो धड़ाधड़ आंसर बताते हो, वही 15 दिन बाद ये हाल है, 2 महीने बाद इसमें से आधा उड़ चुका होगा डाटा, आधा डाटा उड़ चुका होगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तुम में हमें बस इतना ही डिफरेंस होता है, नहीं तो हम लोगों के पास तुमसे कम दिमाग होता है, बुढ़ा हो गया हम लोगों का दिमाग, तुम लोगों का दिमाग यंग है, तेजी भागता है। मगर हाँ, चलता कम है। किसी बुढ़े से मिल लो, परसों की बात ही याद नहीं होगी, है ना। 70-80 साल के आदमी मिलो, हिलता डुलता रहता है, उसको कुछ याद थोड़ी रहता है, कभी मिल लो। तो जरा समझिए, आप ज्यादा तेज हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा डाटा डेली रिवाइज हो रहा है। अभी तुमको पढ़ाया, उनको पढ़ाएंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, तो एक साल में कम से कम 10 बार या 8 बार ये चैप्टर रिवाइज हुआ, 2-4 बार यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो हमने 10 बार रिवीजन किया, और ये काम 20 साल से कर रहे हैं, तो 100 बार रिवीजन हो गया हमारा। उसका तो एक ही बार हो रहा है रिवीजन, है ना। तो इस वजह से तुम भूल जाते हो, हम याद रख पाते हैं, बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है हमारे तुम में। अच्छा, ये बम कैलोरीमीटर की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, किरचॉफ्स इक्वेशन। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है। ये हीट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन हीट ऑफ रिएक्शन है, कि हीट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, उसको बताता हूं। इस पर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया है, इसलिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, मगर आ भी सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन एनसीईआरटी में एक जगह लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं बताता जाऊंगा किस पर क्वेश्चन आएगा, किस पर नहीं आएगा। सॉरी, नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच। अब इसी चीज को बोला जाता है क्या, किरचॉफ इक्वेशन। क्यों, किरचॉफ भाई साहब ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। अब क्या होता है तुम्हें समझाता हूं, गौर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे आता है। देखो, ये मान लो हमारी एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, कंबशन हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इसकी T1 टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 है,
मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, तो हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ के हो गई, इंथैल्पी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, शुरुआत से बताता रहा हूं, तो भाई चेंज हो गई। अब किसी ने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तो देखो क्या आता है, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। कैसे क्या निकलेगा मैं अभी सिखा दूंगा। ये देखो, ये किरचॉफ इक्वेशन है, देखो एक एक करके सारी बातें समझाता हूं। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 क्या है, ये है हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 केल्विन एंड T2 केल्विन। T1 केल्विन पे हीट ऑफ रिएक्शन कितना है, T2 केल्विन पे हीट ऑफ रिएक्शन कितना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बहुत कम इंपॉर्टेंट, बहुत कम आने के चांसेस बहुत कम, मगर फार्मूला और उसके पॉइंट याद रखना। आ गया तो ऐसा थोड़ी को नहीं है, सर ने कहा था बहुत कम है हम करेंगे नहीं, है ना। तो देखो जरा, अब फंसोगे कहां, फार्मूला याद रहेगा तो तुम वैल्यू डाल पाओगे, मगर एक जगह तुम फंस जाओगे, डेल्टा Cp निकालने में अभी फंसोगे। ये तो T2 T1 दिखेगा, चिपका ही दोगे, फार्मूला याद है। ये डेल्टा Cp कैसे निकलेगा जरा देखो, मैं अब आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। सपोज करो अमोनिया की रिएक्शन चल रही है और इस पर तुमने क्वेश्चन बना रखा है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 10 किलो जूल एब्जॉर्ब होती है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होगी बताओ। तो तुमने चिपका दिया, 400 पे पूछ रहा है, 300 वाली दी है, 400 माइनस 300, ये कैसे निकलेगा बताता हूं। जब आपने Cp पढ़ा तो फार्मूला क्या बताया था आपने Cp का, या डेफिनेशन क्या बताई थी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो इसका मतलब Cp क्या है, 1 मोल गैस की है कि नहीं, 1 मोल गैस की है Cp। तो यहां गैस के मोल देखो अलग अलग है, तो डेल्टा Cp निकलेगा उसी तरह से, कैसे देखो, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। मैं फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू देगा वो 1 मोल की देगा, यूनिट आप देखोगे तो पर मोल आती है ना, और यहां पे 2 मोल है, तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूं। आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू Cp ऑफ अमोनिया, ये प्रोडक्ट लिख गया, माइनस 1 इंटू Cp ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू Cp ऑफ हाइड्रोजन। आपको इसमें टेंशन नहीं होगी, आप ये गलत निकालोगे, क्योंकि ऐसा तुमने कभी निकाला ही नहीं है, और जिस चीज को कभी नहीं किया है उसको अचानक करना पड़ेगा तो गलती होनी होनी है। बहुत सिंपल सी चीज होती तब भी हम गलत करते हैं, यदि वो अचानक करना पड़ गया तो, क्यों, क्योंकि तुमने पहले कभी नहीं किया है। तो जरा ये ध्यान रखो, इसको कैसे निकालोगे, फार्मूले में डाल दिया, आंसर आ गया। अब मान लो वो इंटरनल एनर्जी चेंज पूछे इसी तरह कि T1 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन U1 है, T2 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन बताओ, तो फिर ये लगा देना, डिट्टो सेम फार्मूला, बस CV हो जाएगा, क्यों, इंटरनल एनर्जी है ना, तो कांस्टेंट वैल्यूम पे होगा, कांस्टेंट वैल्यूम पे CV आता है, निकलेगा बिल्कुल इसी तरह से। तो यदि ये पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है तो ये किरचॉफ इक्वेशन है। ठीक है, अभी तक नीट में कोई क्वेश्चन नहीं है जब से नीट बना है, ठीक है, मगर इक्वेशन याद रखिएगा, मान लो कोई आ जाए तो आप जैसे कर पाओ। आप बुक भी करोगे तो हो सकता है 50-60 क्वेश्चन करो तो कोई क्वेश्चन ना मिले, कोई क्वेश्चन ना मिले, बुकों में भी इस पे पूरे क्वेश्चन करने पे 1-2 पड़े होंगे, वो भी जो पड़े होंगे वो जेई के होंगे, नीट में तो आया ही नहीं है, जेई में आया है। आपको मैंने शायद एमपीएस में एक क्वेश्चन सिर्फ दिया है कि मान लो आ जाए तो बच्चा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही ले, क्योंकि कभी नहीं आया 10 साल में, तो मगर इसका मतलब नहीं आएगा नहीं, आ भी सकता है, पता नहीं बैड लक हमारे साथ चल रहा हो।
इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन एमपीएस में दिया है और 5 आरपीएस है, उनमें से एक में उसमें भी दिया है। टोटल 2 क्वेश्चन दिए हैं कि जो आता है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा, जो नहीं आता है उसकी प्रैक्टिस इतनी कि जब आ जाए अचानक तो हम कर पाए। अच्छा, ओ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टॉपिक बाकी है। अब देखो, आपको एक टॉपिक मिसिंग है, आपको याद नहीं होगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स की एंट्रोपी के बारे में बताते हैं। आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने क्या बताया? आपने कहा यूनिवर्स में 2 ही लोग हैं, एक का नाम सिस्टम है, एक का नाम सराउंडिंग है। तो यार हमने कहा यूनिवर्स में ना सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? जब 2 ही लोग हैं तो यूनिवर्स की इंट्रोपी भी क्या होगी? इन्हीं दोनों के सम के इक्वल होगी। भाई जब है ही नहीं कोई, तो इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, है कि नहीं? अब जरा गौर से सुनते जाइएगा। अब पहला पॉइंट, रिवर्सेबल आइसोलेटेड प्रोसेस। देखिएगा, यदि कोई आइसोलेटेड प्रोसेस है तो जरा उसके बारे में बताना, आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है? ना मास का चेंज ना हीट का चेंज। तो यदि हीट का चेंज नहीं हो रहा है तो 0, और सराउंडिंग की हीट भी 0। भाई जब मैंने लिया नहीं, जब मैंने लिया नहीं तो उसने दिया नहीं। अब हैं 2 लोग तो किसने नहीं दिया? सराउंडिंग ने। भाई लेना देना नहीं है, तो सिस्टम ने हीट ली नहीं तो सराउंडिंग ने हीट दी नहीं, सिस्टम ने हीट दी नहीं तो सराउंडिंग ने हीट ली नहीं, तो हीट दोनों की 0 है। अब हीट 0 है तो आप समझ गए होगे, डीएस ऑफ सिस्टम 0। अरे यार इसका फार्मूला Q अपॉन T था ना। डीएस ऑफ सराउंडिंग 0, तो ये भाई कितना होगा? डीएस ऑफ यूनिवर्स 0। ठीक है, सिस्टम की 0, सराउंडिंग की 0, तो यूनिवर्स की अपने आप 0 आएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड है तो हीट का लेना देना हुआ नहीं, मास का लेना देना भी नहीं है, तो वर्क का भी लेना देना नहीं हो रहा है। तो हमारा डीएस इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी फार्मूला होता है। तो वैल्यू 0 आ गई। अब गौर समझिएगा, एकलौता यही प्रोसेस है जिसके यूनिवर्स की इंट्रोपी 0 होती है, और ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कॉपी पे लिखा जाता है। भैया जब वो आइसोलेटेड है, उसका किसी से लेना देना नहीं है, तो आप उसकी चीजें कैलकुलेट कैसे करोगे? जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक कैलकुलेट कैसे करोगे? भाई कोई चीज कैसे कैलकुलेट होगी? तो आइसोलेटेड प्रोसेस एक कॉपी किताब में लिखा हुआ प्रोसेस है, रिवर्सेबल आइसोलेटेड प्रोसेस। इसकी इंट्रोपी चेंज कितनी आती है? 0। तो अब देखना क्वेश्चन आता है इस पर, यदि 2022 का क्वेश्चन देखो तो आया है, 22 में आया है या 18 में आया है, एक आया है। अब जरा देखो, रिवर्सेबल आइसोलेटेड प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स 0, इसके अलावा किसी की भी आ जाए हमेशा पॉजिटिव। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, तो मैं पहले करके दिखाता हूं फिर लिखता हूं स्टेटमेंट। अब जरा देखो, अब मान लो कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, समझिएगा, थोड़ा सा समझदार हो कर लोगे। देखो ये एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन, और ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर T2 केल्विन। सही है कि नहीं? अब जरा देखिए,
अब दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से ज्यादा कम मान लो, जिसका मानो। तो मैं पहली बार पहले केस में क्या मान लू, किसका ज्यादा मान लू किसका कम मान लू, जिसका आप बताओ। चलो, सिस्टम का हमने ज्यादा कर दिया, सराउंडिंग का कम कर दिया। हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, हाई टेम्परेचर से लो तो सिस्टम का ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा रही है, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। भाई सिस्टम हीट दे रहा है तो माइनस, सराउंडिंग हीट ले रहा है तो प्लस। अब बताओ, हीट एक्सचेंज इन सिस्टम Q अपॉन T, टेम्परेचर कितना है T1। अच्छा, हीट एक्सचेंज इन सराउंडिंग बताओ, हीट कितनी है प्लस Q, टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का, ठीक है। हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर, इसकी हीट माइनस है इसकी हीट प्लस है, क्यों, क्योंकि T1 टेम्परेचर बड़ा है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगी। अच्छा, यूनिवर्स की क्या आएगी, यूनिवर्स की दिखाओ। दो बच्चों को मैं भगाने वाला हूं उधर, ब्लैक जैकेट, समझ गए होगे तो सुधर जाओ। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं करना होता है, हजारों बार कर रखा है, सब रटा होता है। जो तुम पूछते हो वो क्वेश्चन भी हजारों बार बच्चों ने पूछ रखा होता है। क्यों, क्योंकि इतने बच्चे हैं, जो तुमने सोचा होगा वो किसी ने तो सोच ही रखा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आता होगा, नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो तुम सोच रहे होगे वो हजारों बच्चे पीछे सोच चुके होंगे, वो पूछ चुके होंगे, तो हम जवाब उसका दे चुके होंगे। ऐसा कुछ नया आया जिसका जवाब मैंने आज तक नहीं दिया है, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। मगर वो सिचुएशन रेयर ऑफ द रेयरस्ट होती है कि मुझे भी सोचना पड़े, फिर मैं उसको कैलकुलेट करूं, फिर बताऊं। तो मेरी नजरें, मेरा दिमाग सिर्फ तुम्हारे ऊपर लगा रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो जरा देखो, सिस्टम की कितनी निकल के आई, इसी वजह से कभी देखना मैं लिख गलत रहा बोल सही रहूंगा, या बोल गलत रहा लिख सही रहूंगा। क्यों, क्योंकि वो तो रहता है। तो मान लो लिखने में गलती होगी, मैं बोलने में सही जा रहा है, क्योंकि पीछे तो सेट है ना मामला। याददाश्त मेरी इतनी खराब नहीं रहती, सब्जेक्ट के मामले में याददाश्त बहुत सही रहती है। अब देखो ये रख दिया ना वैल्यू, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, क्यू कॉमन ले लिया, अब जरा बताओ, जो यूनिवर्स की इंट्रोपी है उसका साइन आ कैसे रहा है। देखो, T1 हमारा बड़ा है तो 1/T1 छोटा होगा, है ना भाई। 10 और 5, तो 1/10 छोटा है, 1/5 बड़ा है। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और Q पॉजिटिव है, माइनस प्लस तो आप रख चुके हो ना। तो इसका मतलब यूनिवर्स की इंट्रोपी आप कैसी निकाल के ला रहे हो, पॉजिटिव। गुस्सा कर रहा है, छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, तब तक इधर सेट करते हैं, है ना, फिर उधर लिख दूंगा। केस नंबर 2 अब चल रही है। अरे जब पेन से नहीं चल रहा है, चलो यहां छाप देता हूं। तो यूनिवर्स की इंट्रोपी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। सिस्टम की कैसी आई, निगेटिव। सराउंडिंग की कैसी आई, पॉजिटिव। यूनिवर्स की कैसी आई, पॉजिटिव। ये मैं बस प्रूव कर, क्योंकि मैं स्टेटमेंट पास करूंगा तो बच्चों को लगेंगे ना कि यार ये आपने तो बोल दिया, चलो मान लिया, आप सही भी बोल रहे होगे, ये भी मान लिया, मगर कैसे वाला तो थोड़ा चलेगा ना। तो वो कैसे चल रहा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, एक केस तो उठा लिया भाई, दो ही लोग हैं, तो कभी टेम्परेचर सिस्टम का ज्यादा हो सकता है, तो कभी किसका ज्यादा हो सकता है, सराउंडिंग का। तो भाई कभी इसका ज्यादा हो गया, अगला केस ये पॉसिबल है। अब ऐसा हुआ तो हीट किधर से किधर आ रही होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो ये दे रहा है और ये ले रहा है कि नहीं। तो अब फिर से निकालो, सिस्टम की हीट चेंज कितनी आई, तो प्लस Q अपॉन T1,
सराउंडिंग की कितनी आई, तो सराउंडिंग की आ गई -Q/T2। यूनिवर्स की कितनी आई, तो यूनिवर्स की आ गई सिस्टम प्लस सराउंडिंग, Q कॉमन हो गया। अब जरा देखो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव, क्यों, T2 बड़ा है, ये वैल्यू पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स यहां पर भी पॉजिटिव आ रही है और यहां पर भी पॉजिटिव आ रही है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स हर सिचुएशन में पॉजिटिव आ रही है भाई, या तो एक इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, दोनों केस निकाल दिए और दोनों केसों में पॉजिटिव आ रही है। तो अब हम लोगों को ये याद नहीं रखना है कैसे, क्योंकि तुमसे कैसे कोई नहीं पूछेगा, जी जेई में भी नहीं पूछता, नीट में भी नहीं पूछता, वो इस पर क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन बनाने में वो पूछेगा कि यार इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, ये सब पूछेगा। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, क्या, इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ, देखो इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मतलब डीएस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बोलो या आप इसको पॉजिटिव बोलो, बात एक ही है कि नहीं, फॉर irreversible 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 प्रोसेस। ये स्टेटमेंट याद रखना, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, उसने ऐसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सही है, चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये भी है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ये दे रखा है, ऐसे ही ऑप्शन बना रखे हैं। तो यार ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, और यूनिवर्स की इंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। अब जरा देखो, आप लोग सोच रहे थे ना कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर ने अभी तक बताया क्यों नहीं है, उसका रीजन बताता हूं। अब आप रीजन के साथ साथ इस लॉ को भी समझ पाओगे। ये जो तुमने ऊपर लिख दिया है ना, इसी को लैंग्वेज में लिख दो, वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसके पीछे का रहस्य बताया नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। ये जो तुमने लिखा है मैथ्स में, इसको साइंस लैंग्वेज में लिख दो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है कि ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस होगी, इंक्रीजेस का मतलब पॉजिटिव, तो चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। कोई चीज बढ़ रही है, 3 थी 4 हुई तो चेंज पॉजिटिव, 4 थी 5 हुई चेंज पॉजिटिव, 5 थी 7 हुई चेंज पॉजिटिव, 7 थी 7.5 हुई चेंज पॉजिटिव। तो इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन वोश्चन इससे कोई नहीं बनना, वो बना चुके हम लोग, बस स्टेटमेंट इसलिए याद रख लो, मान लो कहीं पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, तो कम से कम स्टेटमेंट तो बता पाओ, टिक कर पाओ। तो ये जो लिखा है यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसको मैं लैंग्वेज में चिपकाता हूं, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इसका मतलब हो गया डीएस यूनिवर्स पॉजिटिव, क्योंकि ये चेंज है ना, चेंज पॉजिटिव का मतलब ही इंक्रीज कर रही है वैल्यू, तभी तो पॉजिटिव चेंज आएगा। या इसको कह दो ग्रेटर देन जीरो, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर, किस तरह के प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो क्या है,
इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में यह बात बताई थी। अब देखो फंसने लगे हो। अच्छा बताइए, ठीक है, यस सर। अब वो दिमाग में नहीं आ रहा है, पता नहीं बताई भी है कि नहीं बताई है, या ध्यान भी है कि नहीं, मगर अब फंसने लगे हो। क्यों? 8-10 दिन हो गए, ये इसका 10वां लेक्चर या 9 लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब 9 लेक्चर लिए तो इसका मतलब 11-12 दिन हो गए, बीच में कोई संडे अंडे भी आया होगा, ये संडे को भी क्लास लिए तो लाइन से 9 दिन हो गए। अब 9 दिन हो गए, पढ़ाया दूसरे लेक्चर में था, 7 दिन हो गए। अब 7 दिन हो गए, और आप जानते हो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो याद रखी जाए, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। यदि हमारे लिए होता तो हमें मैथ्स याद होती, फिजिक्स याद होती, कहाँ याद है? तुमसे कमी आती है, तुम्हें हमसे ज्यादा आती है। तो इसका मतलब ये याद रखने की चीजें नहीं होती है, नहीं तो मुझे याद रहना चाहिए था ना यार, मैंने भी तो 12th में किया ही होगा, है? तो हमें तो याद नहीं है अब। तो याद रखने वाली चीजें ये नहीं होती हैं, इसलिए इनका रिवीजन करना पड़ता है। मैं बार बार बता रहा हूँ किस चैप्टर में क्या जरूरत है और कहाँ फंसोगे तुम, ठीक है? क्योंकि मैं भी उन सीटों पे भी बैठा हूँ और यहाँ पर भी खड़ा हुआ हूँ, तो दोनों जगह की प्रॉब्लम आती है। ये चैप्टर जब हम पढ़ते थे हमें भी टेंशन होती थी, और उसका एक ही रीजन होता था, इधर से समझते जा रहे हैं समझते जा रहे हैं समझते जा रहे हैं, जब तक यहाँ आए तो पीछे वाले हवा हो गए। क्यों? क्योंकि यार कोई ऐसी चीज थोड़ी की याद रखी जाए, ये कोई है कि नहीं? ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी कि उसकी सारी आदतें याद है। हाँ तुमने कल नीला पहना था, पीला पहना था, तुम्हारे बाल लंबे थे छोटे थे, आंख गुलाबी थी, ऐसा कोई याद रखने की चीज है क्या ये? तो ये थोड़ी याद रहती है, लड़कों को लड़कियों को ये बातें याद रहती हैं। तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, है ना? क्यों? यही याद रहता है ना तुम्हें? तो जरा समझो इस बात को, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, हमने सारी मेहनत करके समझा, सब कुछ कर लिया, और वो 10 मिनट का रिवीजन न करने की वजह से सब जीरो के आसपास पहुंच रहा है। और मैं पहली क्लास से बता रहा हूं, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है कि हमें लग रहा है ये फार्मूला, इससे क्वेश्चन निकलेगा। जब तक वो छोटे वाले पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक तुम फार्मूला ही अच्छे से नहीं लगा पाओगे। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। तो जरा देखो, ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो इसी जगह पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे कह रहे हैं सर जब सब लिख डाला है तो जीरोथ भी लिख ही दो। एक्चुअल में जीरोथ का हम लोगों में पूछते ही नहीं है, इसलिए लिखता भी नहीं हूं। वैसे वो सबको आता है कि यदि एक से ज्यादा सिस्टम डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो तब तक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट का फ्लो होगा जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है जरा इसको समझो। हमने टेम्परेचर कर दिया 0 केल्विन। अब यार 0 केल्विन का मतलब होता है -273 सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे। अब इस टेम्परेचर पे हर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी चेंज 0 होती है। इस टेम्परेचर पे हलचल तो होगी नहीं किसी तरह की, फ्रीज हो चुका होगा, -273 है, ठीक है? -10-12 भी नहीं, -273 तो सियाचिन का भी नहीं पहुंचता है, उसका भी -10, 15, 16, इससे ज्यादा नहीं होता, ज्यादा ज्यादा 20 होता है, -10, 20। तो उतने में सर्वाइवल मुश्किल है, ये तो -273 है। तो -273 पर हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज 0 होता है। इसी को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका भी सिर्फ अपने को स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या? देखिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस is 0 at 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड थर्ड। अब आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश है, ठीक है? अब आपका काम है क्वेश्चन बनाना, जितने बना पाओ, ठीक है? आपके पास आज का समय है, कल का समय है, परसों का समय है, 3 दिन का है। सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वैसे तो टाइम ही टाइम है, चाहे जब बनाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है ना? मगर हाँ, अगले साल भी बना सकते हो, कोई रोक कहाँ रहा है। अब आपको देखना है कि आपको डॉक्टर कब बनना है।
क्योंकि जानते हो एक बार पढ़ने के बाद जो चीज एक बार पढ़ लो उसको दोबारा पढ़ने में बहुत मजा नहीं आता है। वो फील आता है कि हमें आता है, मगर प्रॉब्लम है नंबर नहीं बनना है, मगर हमें फील आता है कि हमें आता है, बोर करता है वो। तो पहली बार में ही जोर मार लो जितना मारना है। अब कोई कहेगा आपको क्यों बोर नहीं होता है, तो यार हम लोगों को इसलिए नहीं बोर होता है क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं। आपको किसी काम के पैसे मिलेंगे, आप बोर नहीं होंगे। मजाक नहीं, मैं देखो सीधा साफ बोलता हूँ। मैं आपने इतने दिनों में ये देख लिया होगा, हाँ ठेठ सीधा बोलेंगे, पैसे मिलते हैं तो मिलते हैं। अपना काम मगर मैं ईमानदारी से करता हूँ, उसमें कोई बेईमानी कभी नहीं होगी, उसमें कोई नहीं। उतने मिलते हैं जितने तुम सोच नहीं सकते हो। अब आप सोच लो मैंने क्या कहा, उतने मिलते हैं जितने तुम सोच नहीं सकते हो। अब तुम सोचने ही लगे तो बहुत ज्यादा सोच जा। ऐसा मत सोचे यार। हाँ, मगर किसी को जितने मिलते हैं उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। ठीक है। यदि बनाई ले जाओगे, क्योंकि हर एक की अपनी मेहनत भी लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो 9th फेल है, तो हम कहते हैं वो 9th पास भी होता तो क्या करता वो, उसको कौन सा डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था। पैसे गिनने वो 9th फेल होने के साथ भी आता है, राजनीति करना 9th फेल होने के साथ भी आता है। हाँ वही कह रहा हूँ, उससे कोई लेने देने नहीं। वो तो मान लो एक राजनीति बोलते हैं, उससे क्या मतलब था। आप बताओ, वो डॉक्टर मान लो हम कह रहे हैं बीएससी एमएससी भी होता, डॉक्टर भी होता, इंजीनियर भी होता, उससे राजनीति का क्या लेना देना। कोई लेना देना नहीं है। बताइए क्या लेना देना है, एक बता दो कि हाँ इस चीज का इस चीज से लेना देना। कोई एक बता दो, तुम छोड़ो, एक बता दो, कोई भी एक। नहीं नहीं नहीं,
बिल्कुल सही है। देखो देखो जो जिस चीज को आता है, एक मिनट, अरे प्रभु मेरी भी बातें सुन लो, मुझे भी दो चार चीजें आती है। देखो जो चीज जिस चीज को जिसको जो आता है वो हमेशा उसको ऊपर रखता है। जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा नेता है, तो वो इस बात को कहेगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से, सुना तो, जैसे वो क्यों कहता है, उसका रीजन है क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है। तो अपनी क्वालिटी से ही तो आप जीतोगे। जो तुम्हें आता नहीं हो उसको कह के जीतोगे क्या? क्वालिटी से जीतोगे। नहीं तो इतनी बड़ी सरकार चलाने के लिए पढ़े लिखे हो, मान लो हम कह रहे हैं इंजीनियर हो, तो डॉक्टरी में क्या करोगे, खेती में क्या करोगे? तुम खेती डुबाओगे फिर, क्योंकि तुम्हें खेती की नॉलेज नहीं है। तो पढ़ा लिखा नहीं होना, इंटेंट होना चाहिए। खेल इंटेंट का है। नहीं तो ट्रंप भाई साहब जरा बताना कितने पढ़े हैं? ट्रम्प भाई साहब ने जो कांड कर रखे हैं वो WWF में कांड कर रखे हैं, नहीं तो पॉन स्टार के साथ वो मूवी बनाते थे। तो अब वो कैसे बन गए? पैसा था। तो तो पैसे का राजनीति से क्या लेना देना? तो सारा इंटेंट का काम होता है। इंटेंट आप कितना रखते हो? आपको यदि मन है विकास करने का तो आप कर ले जाओगे, और नहीं है तो ज्यादा पैसे, मतलब पढ़े लिखे हो तब भी खाई जाओगे, उसको बचाओगे नहीं। क्यों? हजारे लोग पढ़े लिखे भी आए, हजारे लोग अनपढ़ भी आए। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, उनका इंटेंट था। तो इंटेंट पे खेल होता है कि इंटेंट कैसा है। पढ़ाई लिखाई इससे कुछ नहीं, क्योंकि एक लाइफ का भी एक्सपीरियंस होता है। जिसका इंटेंट अच्छा करना है वो अच्छा करता है। आपके माँ बाप कम पढ़े लिखे या मेरे माँ बाप कम पढ़े लिखे तो क्या घर अच्छे से चला नहीं पाते? क्योंकि उनका इंटेंट अच्छा है, तभी तो तुमको पढ़ा रहे हैं। कौन तुमको बिगाड़ रहे हैं कि ना पढ़ो? तुमको अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छे सुविधा दे रहे हैं, जबकि वो नहीं पढ़े लिखे। उनका इंटेंट सही है। तो ये खेल इंटेंट का होता है। और कहने की बात आती है तो देखो, जिसके पास जो होता है वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना। अब हमारे पास पढ़ाई है तो हम कहेंगे पढ़ना जरूरी है। अब मान लो तेजस्वी यादव के पास पढ़ाई नहीं है तो वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा सक्सेस होना जरूरी है। उसी चीज को घूमे आके दूसरी तरीके से ये प्रेजेंटेशन होता है कि भाई जो चीज है उसको हमको प्रेजेंट करना है, जो है ही नहीं उसको प्रेजेंट करेंगे तो हम डूब जाएंगे ना। तो वो कहेगा सक्सेस होना जरूरी है। क्यों? सक्सेस हर तरह से हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं कि पढ़ाई की जरूरत पड़े भी। भाई सचिन तेंदुलकर कौन सा पढ़ा है? सक्सेस तो है। मैसी कौन सा पढ़ा है? सक्सेस तो है ना? तो वो सक्सेस बोलेगा, उसी चीज को घुमा के बोलेगा, सक्सेस बोलेगा। वो उसको पढ़ाई नहीं हो। और जो पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा पढ़ना जरूरी है, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए तुम्हें। तो वो अपनी क्वालिटी की बातें होती है, इसमें सिर्फ इंटेंट का काम होता है। और राजनेताओं की बातें तो आप उतनी ही मानो जितनी तुम अपने घर वालों की नहीं मानते हो। मतलब घर वालों की हम बात नहीं मानते इसलिए उनकी भी नहीं मानते। वो सिर्फ अपना सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो ईमानदार नहीं होते, जब आ जाते हैं ना तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है। कहने की बातें वो पब्लिक से कुछ भी कह दें, मगर जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो बहुत ऊपर पहुंचने में उनको भी पता है कि हमारे एक डिसीजन से पूरा देश बर्बाद हो सकता है। तो अंदर ज्यादा डिसीजन गलत नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट उनको समझाते हैं कि सर ये डिसीजन ले लोगे तो इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं लेते हैं। ठीक है, वो इंटेंट है, अंदर ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है। इसीलिए देखो बाहर लड़ाइयां दड़ाइयां करते रहते हैं, मगर जब अंदर की बात आती है कि हाँ ये काम करना है तो धीरे से मिलजुल के धीरे से कर ले जाते हैं। पब्लिक के सामने बाद में आ जाता है और फिर बाद में फिर लड़ते हैं कि मैंने तो मना किया था, इन्होंने किया। वो तो एक काम है, पार्टी चलाने का एक तरीके है। मगर अंदर सब वो समझदार होते हैं, अंदर यूनिट पे रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर उनको पता है ये तो हमारा पार्टी का काम है, इससे तो हमको सरकार में आना है। जब हम सरकार में आ जाएंगे तो हम भी वही करेंगे, वो भी वही कर रहे होते हैं। तो ये जितना रायता फैला होता है ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए होता है। सरकार एक बार आ जाए तो सब एक ही तरह से चलाते हैं, उसमें 20% प्लस माइनस होता है। वो इंटेंट होता है वही 20-30% कि हमारा इंटेंट है हम विकास कर देंगे। अब जैसे बिहार में विकास नहीं हो रहा है जबकि टैलेंट सबसे ज्यादा है, तो वो इंटेंट नेताओं का है कि नेताओं के पास इंटेंट नहीं, लोगों के पास खूब पैसा। जैसा मैंने 2 महीने में ऑब्जर्व किया, खूब पैसा है लोगों का और खर्च करने भी खूब तैयार है वो, मगर जगह तो दो भाई, खर्च करने वाली जगह तो दो। तुम ऐसी जगह बनाओ, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ, ऐसी सेफ्टी बनाओ, खरबों रुपए यहाँ खर्च करेंगे लोगों। भाई ले जाके वो दिल्ली में खर्च करते हैं, ले जाके गुड़गांव में खर्च करते हैं, ले जाके विदेश में खर्च करते हैं। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, उनमें
सबसे ज्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी है वो सब बिहार के ही लोग हैं। हमारे खुद मैं दोस्त जानता हूं जो बिहार में रहे हैं मगर प्रॉपर्टी सारी उनकी दिल्ली में ही है। मैंने कई बार पूछा कि बिहार में रह के, बिहार में कहते यार वहां रह के करूंगा क्या, और वहां ले भी लिया तो मान लो कोई तमंचे के दम पे मेरे से पैसे मांगेगा, तो इतनी मेहनत से कमा के तमंचे के दम पे देने के लिए थोड़ी कमाई है। तो अपना दिल्ली में रहता है, दिल्ली में प्रॉपर्टी बनाता है, दिल्ली में काम करता है, और अपनी कंपनी भी खोलता है तो दिल्ली में खोलता है। भाई वो ऑफिस यहाँ भी तो खोल सकता है, दिक्कत क्या है। मगर वो जानता है कि यहाँ चलेगा नहीं और साथ साथ में रंगदारी देनी पड़ेगी, तो हम इतना पैसा कमा रहे हैं इन सब चीजों के लिए, वो अपना वहां मस्ती करता है। तो इंटेंट है, सारी चीजों का खेल इंटेंट पे होता है। तो सरकार का भी यही इंटेंट होता है। अच्छा हम लोग थे कहां पे, तुम लोग यार फर्जी में हमको परेशान करा रहे हो। अब सब इधर उधर की चीजें खत्म, हेडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डालो। मेरा मोबाइल कहां गया है, अरे नहीं अभी तो 12:15 बजा है, 1 बजे क्लास होती है, 12:15 इतनी देर में बहुत खत्म हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, नया चैप्टर, मस्त। आप लोगों की बातों पे ज्यादा विश्वास मत किया, मैं तो कहता हूं मेरी भी ना किया करो आप, मगर खुद एनालाइज कर लो कि हाँ यार ये सही भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, मगर खुद की एनालाइज, किसी के कहने पे कभी मत जाओ आप। हाँ मतलब नहीं उनको नहीं, तो मेरे ऊपर, मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ मेरे ऊपर विश्वास ना करो, मगर मुझे एनालाइज जरूर करो कि हाँ ये बात कह रहे हैं तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, कितनी हद तक बेईमानी है इनके अंदर, आप एनालाइज कर लो, विश्वास किसी पे ना करो। हाँ हाँ हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम लोग के अंदर भी होता है कि एक जिम्मेदारी है, टीचरों के अंदर एक रहता है जिम्मेदारी, जैसे मैंने उसका बताया नेताओं का, वो बाहर कुछ भी बोले, जब कुर्सी बैठते हैं और बड़ी पोस्ट पे होगा तो उसको पता होता है कि हाँ यार ये चीज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं। इंटेंट होता है कि हम मक्का रहे हैं तो हम कम विकास कर रहे हैं, अच्छा ठीक है तुम लोग अपना देख लेना। अब जहां ब्यूरोक्रेट को मिल गया तो उसको भी पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, तो वो भी लपेट देता है, ऊपर से प्रेशर रहता है तो काम होता है। भाई नितिन गडकरी किसी से कोई बात नहीं करता है, मगर पूरे इंडिया के हाईवे उसी ने बनवाए हैं, उसी ने बनवाए हैं, और ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ रखा हो, सारे हाईवे बने। मैं तो बहुत सालों से आ जा रहा हूँ, हम लोग तो मान लो थोड़ा बड़े हैं, तुम लोगों की अभी कम एज है, हम लोग की ज्यादा एज है, तो हम लोगों ने बहुत सारी रोडें देखी। मैं दिल्ली से कानपुर जाता था मुझे 9-10 घंटे लगते थे, पहले यमुना एक्सप्रेस वे वो तो मस्त बना है, उसके बाद आगरा से लेके इटावा तक जाने में बहुत दिक्कत आती है। वो एक बाईपास वाला रोड होता था, बाईपास जिसमें दोनों तरफ से गाड़ियां चलती हैं, अब उससे निकलना होता था, फिर वो शहर के बीच से निकलो, शहर के बीच से निकलो तो शहर के जाम, जैसे मान लो कोई अब रोड जा रहा हो, हाईवे जा रहा हो पटना में बीच से, तो वहां के जाम। अब क्या है, एक बार गाड़ी में ब्रेक स्टार्ट कर लो, ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं। यमुना एक्सप्रेस वे से लखनऊ एक्सप्रेस वे जो अखिलेश यादव ने बनवाया है, लखनऊ एक्सप्रेस वे से इटावा उतरे, इटावा से भी फिर 6 लाइन हाईवे है, सीधा कानपुर जा रहा है, और कानपुर से ही होते हुए बनारस, बनारस से यहाँ तक आता है, पटना तक आता है। भयंकर रोड बना है, कहीं भी चले जाओ रोड का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना है। इंटेंट है, कोई बात नहीं करता, ना किसी से ज्यादा कुछ बात बोलता है, अपने काम पे काम रखता है और धड़ाधड़ काम करता चला जा रहा है, तो इंटेंट है। नहीं तो हजारों आए, कितने लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया, और उसी सरकार में और लोग भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, मक्का रहे हैं। अब भाई एक मंत्री उसके लिए भी तो होगा कि गंगा यमुना साफ कर रहा था बहुत सालों से, धड़ाधड़ खाता रहा खाता रहा, गंगा यमुना साफ नहीं हुई मगर उसने अपना सब कुछ अंदर कर रखा है, एक तालाब तक तो उससे साफ नहीं हुआ, और भाई ने पूरे इंडिया में इतनी रोड इतने टनल बना डाले। तो इंटेंट है, इंटेंट ठीक तो ठीक, इंटेंट खराब है तो उसके अंदर चाहे जो पढ़ा लिखा होगा तो भी करप्शन करेगा। पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी कि करप्शन नहीं करेगा, उसको तो और रास्ते पता होते हैं, उसको तो और खतरनाक रास्ते पता होते हैं। तो सारा इंटेंट का खेल है, ये नेताओं की बातों पे मत आओ। यार वो ऑन कर दिया है ना, वो जो जिससे रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है। चलो हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करना है, चैप्टर छोटा है मगर ऐसा नहीं है कि पेपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, गौर सुनना आप मेरी बात को, स्टेटमेंट देखो, पेपर बनाते समय इस समय एनसीईआरटी को ध्यान में रखा जाता है पिछले 2-3 साल से। एनसीईआरटी में लिखा है इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में केमिकल आयनिक दोनों एक साथ हैं, तो जब एग्जामिनर के पास जाता है कि भाई ये पेपर तुम्हें बनाना है,
तो वो एनसीईआरटी से चैप्टर उठाता है कि एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो वो देखता है इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम को एक चैप्टर मान के चलता है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि उसके पेपर देने का तरीके में चेंज क्यों है। वो इक्विलिब्रियम देखता है। अब इक्विलिब्रियम में दोनों है, तो वो क्या कर रहा है कि 3 क्वेश्चन केमिकल से डाल रहा है, 1 आयनिक से डाल रहा है। आप पिछले साल का पेपर देखो, 2 से 3 केमिकल से पढ़े हैं, और उसके लास्ट ईयर का देखो, उसमें भी वही यही बवाल है। तो मैंने देखा कि यार पहले डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, ये 2-3 साल से अलग क्यों आ रहा है और उल्टा सीधा कैसे चल रहा है। तब मैंने एनसीईआरटी तो देखता ही भाई, जानता ही हूं, तब मुझे आइडिया लगा कि नहीं, ये पेपर बनाने वाला एनसीईआरटी के सब्जेक्ट देखता है। तो वो इक्विलिब्रियम देख के केमिकल के ज्यादा डाल रहा है, जबकि वो छोटा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम वहां तो एक साथ है ना, वहां तो डिवीजन है नहीं, उसके हिसाब से तो ये पूरा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसको पता है कि हाँ यार 3 से 4 क्वेश्चन डालने हैं। तो वो 3-3 क्वेश्चन तक इसी से निपटा दे रहा है और आयनिक से 1 डाल रहा है। जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पहले ये रहता था कि नहीं, केमिकल से 1 आएगा या 0 आएगा, आयनिक से 2 आएंगे या 1 आएगा पहले। क्योंकि पहले और भी चैप्टर थे ना, सॉलिड स्टेट भी था, गैसेस स्टेट भी था, सरफेस भी था, तो क्वेश्चन अब उनसे भी आएंगे तो बढ़ जाते थे। तो पहले मैं ऐसी एनालिसिस रखता था, केमिकल 1 या 0, आयनिक 1 या 2। अब जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो अब ये 4 क्वेश्चन का हो गया पूरा चैप्टर दोनों मिला के। 4 में फिर भी मेरा आइडिया यही रहता था कि 1 2 और 2 3, मगर अभी उल्टा चल रहा है, 2 3 1 2, इससे 2 3 आ रहा है। और फिर ऐसा आ क्यों रहा है, फिर मैंने ये सोचा कि ऐसे रहते रहते क्यों फैल रहा है। तो मैंने पकड़ा कि नहीं भाई की प्रॉब्लम ये है, वो इस तरह से लेके चल रहा है। तो ध्यान रखना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा है मगर इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन देगा भरोसा नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। अब चैप्टर के अंदर आते हैं। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, इसको बताते हैं। हमने पीछे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, अब यहां से थर्मोडायनेमिक्स यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने पीछे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, तो हमने कहा यदि डेल्टा जी का साइन निगेटिव है तो प्रोसेस होगा, यदि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है तो प्रोसेस नहीं होगा, यदि डेल्टा जी का साइन 0 है तो इक्विलिब्रियम है। अब वो डेल्टा जी वाला 0 वाली सिचुएशन को ही एक्सप्लेन करता है ये पूरा चैप्टर। ये पूरे चैप्टर का काम सिर्फ इतना सा है कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस ना आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, उस समय क्या क्या होता है। मतलब ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 की सिचुएशन को पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए नाम है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जब डेल्टा जी 0 है तब रिएक्शन क्या फील करती है, तब रिएक्शन में कोई चेंज करोगे तो रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, जब डेल्टा जी 0 है। क्योंकि उस समय तो हमें नहीं पता है कि स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ध्यान रखना डिफिनीशन इसके रिस्पेक्ट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट, अब एक एक करके हम लोग इस पे दिमाग लगाएंगे। जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, डिफिनीशन ये है। और जब ये आ जाता है तो उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो बाकी इसकी प्रॉपर्टी है, डिफिनीशन डेल्टा जी के बेसिस पे है कि जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ध्यान रखना डेल्टा जी लिखा है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब देखो ये बात हमने स्टेटमेंट में लिखी, फिर ये मैथमेटिकल हो गई। आपको पता है केमिस्ट्री वाले कमजोर है, मन की आंखों से सारा काम करते हैं। अब इसी चीज का ग्राफ कि सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो हमने कहा दे देंगे यार, ऐसी क्या बात है। देखो ये टाइम है और ये डेल्टा जी है। अब ये 0,0 है तो आप समझ गए ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू निगेटिव है कि नहीं। धर जाएगा तो निगेटिव, चाहो तो एक बड़ी लाइन कर लो, निगेटिव वाले को भी दिखा दो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप कुछ भी बना लो, कैसा भी ग्राफ बना दो, ये मान लो प्रोसेस का ग्राफ है।
अब इस प्रोसेस के ग्राफ में ये सिचुएशन बताओ क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू 0, ये लाइन 0 की है ना, वाई एक्सेस क्या होगा, एक्स एक्सेस पर वाई एक्सेस की वैल्यू 0 होगी, तो तुमने डेल्टा जी को वाई एक्सेस पे डाल रखा है, तो एक्स एक्सेस पर जितने पॉइंट होंगे वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब यहां के बाद लाइन नीचे जाएगी या लाइन ऊपर जाएगी किसी को नहीं पता है, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है वापस या ऊपर जाएगी, हम में से किसी को नहीं पता है। तो यही चीज ग्राफ में दिखा दी कि देखो ये जो 0 वाली पॉइंट है ना, यही क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इसकी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो वहां पर ये प्रॉपर्टी स्टेबलाइज हो जाती है। ध्यान रखना कौन कौन सी, एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो ये जो है डायनेमिक स्टेट है, डायनेमिक स्टेट का मतलब सिस्टम रुका नहीं है, चल रहा है, रिएक्शन हो रही है, मगर कुछ इस तरह से हो रही है, हमें 10 रुपए मिले, उसी सेकंड में 10 रुपए खर्च हो गए, चेंज कितना आ रहा है, 0। तो जितना प्रोडक्ट एक सेकंड में बनना है उतना ही रिएक्टेंट एक सेकंड में रिड्यूस हो रहा है। तो एक सेकंड में 10 मोल प्रोडक्ट के बने, उसी एक सेकंड में 10 मोल प्रोडक्ट के कन्वर्ट भी हो गए रिएक्टेंट में, तो चेंज कितना है, 0, मगर रिएक्शन हो रही है। तो डेल्टा जी इक्वल टू जहां 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ये डायनेमिक स्टेट है, मतलब प्रोसेस चल रहा है, ऑन है, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, मगर प्रोसेस ऑन है। अच्छा, इक्वल टेंडेंसी है, इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में जाने की इक्वल टेंडेंसी है। इसका मतलब इस सिचुएशन में हमें नहीं पता होता कि रिएक्शन किधर जाएगी। अब इस सिचुएशन में कुछ हेरा फेरी करेंगे तब रिएक्शन की डायरेक्शन मैनिपुलेट करेंगे। यदि हमें आगे ले जाना है तो इस सिचुएशन पे हम कोई मैनिपुलेशन लगाएंगे कि यार आगे जाने के लिए ये कर दो, तो आगे चली गई। हमें पीछे ले जाना है तो इस सिचुएशन में हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, पीछे आ गई। हम पूरे चैप्टर में बस इसी सिचुएशन को पढ़ते रहेंगे, बस इतना सा ही पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये क्या है, इक्वल टेंडेंसी है दोनों डायरेक्शन में मूव करने की, मतलब जब इक्विलिब्रियम पे है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और दोनों डायरेक्शन में इक्वल टेंडेंसी है, आगे पीछे दोनों टाइप में जाने की इक्वल टेंडेंसी है। अच्छा, जब रिएक्टेंट बन नहीं रहा है, प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बनना है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन दोनों कांस्टेंट हो गए। भाई मेरे पास 100 रुपए थे, 10 आ रहे हैं 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं 10 जा रहे हैं, टोटल कितने हैं, 100 तो हैं, मतलब वैल्यू कांस्टेंट है। तो 10 मोल प्रोडक्ट बना, उसी एक सेकंड में 10 डिसोसिएट हो गया, तो चेंज कितना है, 0, और चेंज कितना है, 0, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंसंट्रेशन, गौर सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट 3 तरह का होगा, यहां पे जरा पकड़ना, कांस्टेंट है मतलब वैल्यू फिक्स है, इक्वल नहीं कही जा रही है, कांस्टेंट कहा जा रहा है। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज ना होना, है कि नहीं। तो यहां 3 केस बनेंगे। केस 1 हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आए तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, रिएक्टेंट का कम हो। 3 पॉसिबिलिटी है। वैल्यू कांस्टेंट है, इक्वल नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती है। अब जब इक्विलिब्रियम आया तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपस में बराबर होंगे, या रिएक्टेंट ज्यादा होगा, या प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब आपको पता है जो बातें हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं उसका ग्राफ बनाते हैं, तो अब इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो अब इन 3 सिचुएशन का ग्राफ होगा। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ ये वाला है,
इक्विलिब्रियम के 3 ग्राफ हैं, और 3 ग्राफ कैसे, एक तो ये बना दिया जी वाला, अब कंसंट्रेशन के 3 ग्राफ हैं। देखिए वो 3 ग्राफ कौन से हैं, ध्यान दीजिए। बुक में शायद एक ग्राफ दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि एक ही ग्राफ होता है, तो जब पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं। गौर सुनिएगा, ये है टी, टी मतलब प्रोसेस, और ये है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने इसको 3 पार्ट में कर लिया। अब बताइएगा, आप पहला केस उठा लेते हैं। पहला केस क्या है, ए बराबर है, सॉरी रिएक्टेंट बराबर है प्रोडक्ट के, है ना। अब जरा देखो कब बराबर है, जब इक्विलिब्रियम आई है, और बराबर है तो क्या है, कांस्टेंट है ना, टाइम के साथ क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, एट इक्विलिब्रियम टाइम के साथ इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। यदि टाइम के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं होती तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। हम टाइम बढ़ाएंगे मगर इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, तो जब इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, पैरेलल टू एक्सिस। तो अब गौर से देखना, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0, रिएक्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो ऊपर से आएगा, क्योंकि ये हाइट है ना रिएक्टेंट की, और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नीचे से चालू होगा, 0 से चालू होगा। टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना, 0। टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट कितना, हाईएस्ट। तो ये रिएक्टेंट ऊपर से आया, प्रोडक्ट 0 से गया। अब दोनों बराबर हैं तो मैथ के हिसाब से लाइनें क्या होंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। अब पैरेलल जा रही हैं तो पैरेलल क्या दिखा रहा है, अब कांस्टेंट हो गया है। अभी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, अभी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट है बढ़ रहा है, रिएक्टेंट है कम हो रहा है। एक समय आने पर दोनों की वैल्यू बराबर भी हो गई और कांस्टेंट भी हो गई। पैरेलल लाइन आने का मतलब कांस्टेंट। तो ये क्या है, यहां से कांस्टेंट स्टार्ट हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो गई है। बराबर तो मान लो एक केस है ना भाई, जब बराबर हो जाएगी तो पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। यहां पर देखो पैरेलल टू एक्सिस दिख रहा है। अब इसके बाद किधर जाएगा, हो सकता है रिएक्टेंट फिर नीचे चला जाए, क्यों, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। हो सकता है प्रोडक्ट फिर ऊपर चला जाए, क्यों, बैकवर्ड शिफ्ट है। हो सकता है फॉरवर्ड शिफ्ट हो, तो फॉरवर्ड होगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट ऐसे निकल गया, और रिएक्टेंट घटेगा ऐसे निकल गया। तो आगे ग्राफ किधर जाएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि इस जगह पे इक्वल टेंडेंसी है। इसी वजह से इसके आगे का ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही उतना रहे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू 0 पढ़ रहे हैं बस। अब ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा हमें नहीं पता है, इसलिए आगे का ग्राफ नहीं बनना है, और जा दोनों तरफ सकता है, क्योंकि डेल्टा जी पे क्या है, इक्वल टेंडेंसी है। तो आगे का ग्राफ कहां जाना है किसी को नहीं पता है, जब डाटा दोगे कुछ कंडीशन दोगे तभी बता पाएंगे। तो अभी हम डेल्टा जी इक्वल टू 0 पे चल रहे हैं, तो ये देखो डेल्टा जी इक्वल टू 0 की कंडीशन, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब दूसरी वाली केस ले आओ, मान लो रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, जब इक्विलिब्रियम आया ऐसे, तो रिएक्टेंट तो नीचे से आएगा, मगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो भाई ऊपर से आया और ये नीचे से गया। अब देखो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये, अब कहां पे लाइन पैरेलल है, ये सब लाइन पैरेलल है, इसका मतलब यहां पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, मगर आपने कंडीशन लगा रखी है जब इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्टेंट ज्यादा है। देखो अभी भी ज्यादा है, वाई एक्सेस रिएक्टेंट है ना, और प्रोडक्ट इतना है, रिएक्टेंट इतना है। तो अब ग्राफ ऐसे आया, अब ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट का ही ग्राफ है, ये भी ग्राफ सेम ग्राफ है। अब इस पे आ जाओ, तीसरी कंडीशन, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो यदि प्रोडक्ट ज्यादा है तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल लाने से पहले प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। अब देखो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, अब यहां पर लाइन पैरेलल है, ये सब पैरेलल है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट।
ये देखो, अब रिएक्टेंट इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो ये तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कौन से इक्विलिब्रियम को? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्योंकि जहां पर भी कंसंट्रेशन की लाइन पैरेलल हुई, इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। कांस्टेंट लाइन दिखाने के तीन तरीके हैं, क्योंकि जब आया तो बराबर भी हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा भी हो सकता है, रिएक्टेंट कम भी हो सकता है। तो कॉन्साइड करने का मतलब पैरेलल से क्या लेना देना? कॉन्साइड का मतलब है दोनों की वैल्यू बराबर होना। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अब हम यहां से देखेंगे तो हमें कॉन्साइड करती दिखेंगी, है ना, मगर वो लाइन पैरेलल है। तो ये है, ऐसे है। तो हाइट सेम है दोनों की, क्योंकि हाइट क्या है? कंसंट्रेशन। तो जब हाइट सेम कर दी तो 2D डायग्राम है, 3D है नहीं, तो पीछे वाली लाइन दिखेगी नहीं, तो उसको हम लोग कॉन्साइड फॉर्म में दिखा देते हैं। अच्छा, तो ये, हाँ पूछो। कांस्टेंट रेट की तो अभी बात ही नहीं की है, अभी कंसंट्रेशन पे बताओ, समझ में आ रहा है? रेट की अभी बात करेंगे, टेंशन ना लो। ये ठीक है, कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ता है, अब आपकी बात भी करेंगे, अभी पढ़ाएंगे तब करेंगे। अब जरा देखो यार बच्चों, अगला पॉइंट, आपने कहा जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्शन चल रही थी, जब इक्विलिब्रियम आया कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। तो यदि कोई बन नहीं रहा है और कोई बिगड़ भी नहीं रहा है और रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब रेट दोनों बराबर होंगे। यदि किसी का रेट ज्यादा होगा तो कोई बन जाएगा ना यार। मान लो रिएक्टेंट का रेट ज्यादा है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है तो रिएक्टेंट बन जाएगा। आप कह रहे हो कि जब इक्विलिब्रियम आया तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रेट की इक्वेशन होती है ये, देखो, रेट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब इक्विलिब्रियम आया तो कंसंट्रेशन का चेंज कैसा है? जितना आ रहा है उतना जा रहा है, वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वैल्यू कांस्टेंट है, मगर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। जरा देखना, 10 रुपए मिले, 10 रुपए गए, तो कितना चेंज आया मिलने में? 10 रुपए का। जाने में कितना चेंज आया? 10 रुपए का। मगर एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना चेंज आया? 0। एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो जब रेट बराबर होगा तभी तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह पाएगा। जरा समझो, मेरे पास 100 रुपए है, अब मेरे पास पैसे आने का और जाने का रेट बराबर है, तभी तो चेंज नहीं आएगा। 1 सेकंड में 10 रुपए आए, 1 सेकंड में 10 रुपए गए। आने का रेट 10 रुपए डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, जाने का रेट 10 रुपए डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, तभी तो चेंज 0 हुआ। 1 सेकंड में 20 रुपए आए, 10 रुपए गए। तो अब देखो, आने का रेट 20 डिवाइडेड बाई 1, जाने का रेट 10 डिवाइडेड बाई 1। अब रेट अलग है तो वैल्यू में भी चेंज आ गया, 20 आए 10 गए, तो 10 वैल्यू बढ़ गई ना। और वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक रेट बराबर होगा आने और जाने का, नहीं तो कांस्टेंट कैसे रह पाएगा? रिएक्शन तो चल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तब ये कंडीशन स्टेबलाइज होती है, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में कैसा है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है। अच्छा, बराबर है तो इसका ग्राफ दिखाओ, इसका भी तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब जरा देखो, जो ये बच्ची कह रही थी, अब उसका ग्राफ है। देखो ये टी है, अब यहां पर रेट है, कंसंट्रेशन नहीं है। क्या है? रेट। अब टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? हमारी रेट की इक्वेशन हमेशा ये होती है, टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का रेट सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा।
तो रेट कम होगा। और एक समय आके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, जब इक्विलिब्रियम आई तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, तो रेट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो ग्राफ बना, रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। क्यों, जरा देखिएगा आप, क्यों कह रहा हूं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या होगा, डिक्रीज, रिएक्शन आगे की ओर जाती है हमेशा, डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, रेट डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है। इक्विलिब्रियम आया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, तो रेट भी कांस्टेंट हो गया, के तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो रेट भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब टाइम चेंज हो रहा है मगर रेट नहीं चेंज हो रहा है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन आ गया। अब प्रोडक्ट टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट का रेट भी कांस्टेंट। तो ये देखो प्रोडक्ट बढ़ते 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 कांस्टेंट, और जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों के रेट बराबर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर भी है, कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ देखो एक जैसा है, मगर ये कंसंट्रेशन का है, वो रेट का है, और रेट में एक ही इक्वेशन होगी बराबर हमेशा, उससे कम और ज्यादा वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि रेट यदि कम और ज्यादा किसी का हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज होगा ही होगा। तो फिर इसका मतलब एक कंडीशन को तुम वायलेशन कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ एक ही ग्राफ आएगा रेट में, कंसंट्रेशन में 3 आएंगे, कंसंट्रेशन में 3 आएंगे। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, और हाँ बेटे ये वाला नहीं आया ना, 3 ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल है, अच्छा ठीक है। अच्छा रेट की ये इक्वेशन तो याद है ना हमें। अब बताओ यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं तो यहां पे 100 डालोगे, हम ये अलग केस उठा रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या डालोगे, 100 से कम 80 डाल दो, रेट सेम आएगा, नहीं आएगा, है तो रेट अलग अलग आ जाएगा ना। तो इस तरह का ग्राफ तो नहीं बनेगा कभी हमारा। वो क्या करेगा, वो फिर ग्राफ बनाएगा इस तरह का रेट का, मगर उस जगह तुम्हें बताना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन हमारे जो है अलग अलग है ना, तब ऐसे ग्राफ ड्रा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो नहीं नहीं, ये वाला ग्राफ हर एक के लिए रहेगा, क्योंकि रेट जो है चेंज से आता है, रेट जो है चेंज से आता है। ये ग्राफ इसके लिए भी है, यही ग्राफ इसके लिए है, यही ग्राफ इसके लिए है, क्योंकि रेट की इक्वेशन, रुक जाओ, रेट की जो इक्वेशन है, अब जरा देखो 10 रुपए आए 10 रुपए गए, रेट बराबर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी हो, मेरी 10 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 10 आए 10 गए, रेट बराबर है। मेरी 50 एब्सोल्यूट वैल्यू है, 10 आए 10 गए, रेट बराबर है। यदि रेट बराबर होगा तभी हम कांस्टेंट रह पाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन तभी कांस्टेंट रह पाएगा जब रेट बराबर होगा, नहीं तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रह पाएगा। तो रेट बराबर है तो ग्राफ तो बार बार ऐसा ही आएगा ना, चाहे ये कंसंट्रेशन हो, चाहे ये कंसंट्रेशन हो, चाहे ये कंसंट्रेशन हो, क्योंकि हर कंसंट्रेशन पे रेट बराबर रखोगे तभी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो पाएगा। यदि रेट चेंज कर दोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप चेंज होगा। भाई आप सोचो, आप कह रहे हो कंसंट्रेशन कांस्टेंट, मैंने कहा ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं रेट अलग अलग है, तो फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रहेगा। आप कह रहे हो आने का रेट ज्यादा है जाने का कम है, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप कह रहे हो नहीं जाने का ज्यादा है आने का कम है, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हम इसको कांस्टेंट रख ही नहीं पाएंगे। इसको कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है, आने और जाने का रेट हमेशा बराबर हो, और यदि हमेशा बराबर है रेट का तो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा बार बार। तो इसलिए रेट का एक ही ग्राफ बनेगा, इसके 3 ग्राफ नहीं बनेंगे, क्योंकि जब रेट इक्वल होगा तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। हाँ बेटे, हाँ, पूछो पूछो। हाँ बिल्कुल सही है।
ठीक है। अच्छा देखो इस बच्चे क्या कहना है। इस बच्चे ने कहा सर इक्विलिब्रियम कुछ समय के लिए आता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, तो ये ग्राफ पूरी इक्वेशन का बना रखा है। मैंने कहा नहीं, जब तक इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है, हम जीरो से इक्विलिब्रियम तक का ग्राफ बना रहे हैं बस। अब वो जीरो से इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाए, क्यों, इक्विलिब्रियम के बाद हमें नहीं पता है किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसका घटेगा। यदि इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा बैकवर्ड वाला, और फॉरवर्ड वाला नीचे की ओर आ जाएगा। और यदि इक्विलिब्रियम के बाद हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, तो वो ऐसे निकल जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। हम ग्राफ बना रहे हैं जीरो से इक्विलिब्रियम तक का। देखो t इक्वल टू जीरो से इक्विलिब्रियम, t इक्वल टू जीरो से इक्विलिब्रियम, पूरी रिएक्शन का कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के आगे की सिचुएशन हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो हम सिर्फ डेल्टा जी तक जा रहे हैं जीरो से। तो अब जरा देखिए, हमने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब जहां पर डेल्टा जी जीरो होता है वहां इक्विलिब्रियम आती है, और जब इक्विलिब्रियम आती है तो इतनी कंडीशन अपने आप स्टेबलाइज हो जाती है। ये डायनेमिक स्टेट होती है, इक्वल टेंडेंसी होती है दोनों तरफ जाने की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट होने पे 3 सिचुएशन और उनके 3 ग्राफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट है। तो इन पॉइंट पर भी हमारा क्वेश्चन रहता है। रुक जाओ पहले ये देख लूं इसी का है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू, नहीं ये नहीं है, इसके बाद का है। हाँ तो देखो इक्विलिब्रियम स्टेट की डिफिनीशन ये है। अब हम लोग जो बात करेंगे, हाँ आज पढ़ाऊंगा नहीं, अब इसकी क्या आगे पढ़ाऊंगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ लिए, अब प्रॉब्लम ये आई कि इस स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हो, क्या हमारे बस में है इसको फॉरवर्ड ले जाना या बैकवर्ड ले जाना। तो हमारे बस में क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फिर ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अच्छा आप सभी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स की सारी चीजें जरूर लगा लें, आरपीएस लगा लें, एमपीएस लगा लें, और मेहनत करते रहें। कुछ समय की बात है, हासिल क्या होगा उस पर फोकस ना करें। मेहनत कर रहे हो तो हासिल होगा ही होगा कुछ ना कुछ, जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से हासिल होगा। कोशिश ये करो कि प्लान अच्छा रहे, जैसे आपको पता हो कि कमियां कहां हैं आप नंबर बना पाओ, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे और कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, खत्म तो नहीं होगा, आगे बढ़ाएंगे।